नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी उत्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है और इनका नाम है जस्टिस शील नागू। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जज शील नागू, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब परमानेंट नहीं है, अभी कुछ समय के लिए कार्यभार संभालेंगे और जस्टिस शील नागू ये एज्यूम करेंगे पूरा चार्ज जो होगा एमपीपीएससी हाईकोर्ट का मई 25 से होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत काम करता है, इनके द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। मतलब डिपार्टमेंट बोलते तो हैं एग्जीक्यूटिव का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, बट इवेंचुअली वी सी कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव भी यानी कि पॉलिटिकल भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है। बट इन्फ्लुएंस एज एन यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, इन्फ्लुएंस एज एन पार्टिसिपेशन है, ठीक है। करंट चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रवि कुमार मलिमठ है और इनका रिटायरमेंट मई 24, 2024 में हो रहा है। और रवि कुमार मलिमठ ये चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अक्टूबर 14, 2021 में बने थे। तो ऑलमोस्ट अब देख ही रहे हैं कि 3 साल तो हो ही गया है। तो एनरोलमेंट एडवोकेट इनका कब हुआ था एज एन एडवोकेट 1987 में, फिर ये हाईकोर्ट जज बने 2011 में और फाइनली परमानेंट जज बन गए हैं 2013 में। ये अपॉइंट किए गए थे जज ऑफ द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इन 2012 और परमानेंट जज कब बने हैं 2013। और ये जज की तरह ग्वालियर के डिवीजन बेंच में इन्होंने सर्व किया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की। ये एक्टिंग चेयरमैन भी बने हैं मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वैसे ही स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी होती है। जबलपुर एट द प्रिंसिपल सीट जबलपुर टिल अक्टूबर 29, 2021। और ये साथ ही साथ गवर्नमेंट एडवोकेट के रूप में भी काम कर चुके हैं 1995 से लेकर फरवरी 1998 तक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग की बात अगर हम जानें, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एमपीपीएससी में, बहुत स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहिए। तो ये राजा गोकुल दास द्वारा किया गया था 1899 में और आर्किटेक्ट इसके कौन है, हेनरी इरविन। उसके बाद हाईकोर्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश एज अ स्टेट जब बना, उससे पहले क्या था, नागपुर कोर्ट था। ये जनवरी 2, 1936 में फर्स्ट चीफ जस्टिस इसके थे गिलबर्ट स्टोन और फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ऐसा कुछ दिखता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट 1956 जबलपुर में हुआ था। फर्स्ट चीफ जस्टिस इसके जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। जो बच्चे स्पेसिफिकली यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे उनको भी जस्टिस हिदायतुल्लाह का नाम उन्होंने बहुत सुना होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट डिवीजन बेंच इंदौर में है और ग्वालियर में है। इन दोनों का एस्टैब्लिशमेंट नवंबर 28, 1968 में हुआ था। और जो प्रपोज्ड बेंच है, एक और बेंच बनने वाली है, भोपाल में बनने वाली है। इसके अलावा हाईकोर्ट एपेक्स कोर्ट होता है किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में। जुडिशरी का क्या एस्टैब्लिशमेंट होता है, चेन ऑफ हायरार्की क्या होती है। अपर मोस्ट लेवल पे यू हैव द सुप्रीम कोर्ट, देयर आफ्टर यू हैव द हाई कोर्ट एंड देयर आफ्टर यू हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो यहाँ पे स्टेट लेवल पे हमारे पास हाई कोर्ट का प्रेजेंस होता है एंड इट इज़ अंडर द इंटीग्रेटेड जुडिशियल मैकेनिज्म ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट्स को एनविसेज किया गया है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट, यानी कि अगर स्टेट का डिस्प्यूट है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, उसके बाद आप स्टेट लेवल पे हाईएस्ट किसके पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट पे। ये फंडामेंटल राइट्स के गारंटर हैं जो कि हमारे पार्ट 3 में दिया हुआ है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के बीच में ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कभी इन्फ्रिंज किया जा रहा है, अगर उनका हनन हो रहा है, तो आप अपील करने के लिए हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये रिट दे सकते हैं आपको आर्टिकल 226 के तहत। जो आर्टिकल 32 का पावर है सुप्रीम कोर्ट का, रिफ्लेक्ट करता है हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल 226 में। रिट का जो एप्लीकेशन होता है इसी आर्टिकल से चलता है। गार्जियन माने जाते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इंटरप्रेटर या फिर अपहोल्डर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 इन पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विद द प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू द हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये मेंशन किए गए हैं आर्टिकल से रिलेटेड टू द किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए हाई कोर्ट्स का, इंडिपेंडेंस रखनी है उनको, मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस नेगेटिव वे में ना हो एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर इज़ इंपॉर्टेंट। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक जगह हो जाएगी तो उसका अब्यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद प्रोसीजर्स ऑफ
ऑफ द हाई कोर्ट भी ठीक से होनी चाहिए। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ऑथराइज किए जाते हैं टू रेगुलेट दीज प्रोविजंस। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, यानी कि हाई कोर्ट कहाँ कहाँ के मामले सुन सकता है और अपना जजमेंट सुना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट हर स्टेट के लिए एक होना चाहिए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जब हुआ था, जब लिंग्विज्म के बेसिस पे यानी कि भाषा के आधार पर जब अलग अलग राज्य बने थे, अलग अलग स्टेट्स बने थे, तो ये साफ साफ कहा गया था कि एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट्स का हाई कोर्ट माना जा सकता है। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट बनाया है। 2019 में जम्मू कश्मीर को जब स्टेट्स में बांटा गया तो एक आपका जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी था, एंड देयर आफ्टर वी हैड द लद्दाख एज वेल विच इज़ द केंद्र शासित प्रदेश, अनदर केंद्र शासित प्रदेश और द यूनियन टेरिटरी। तो 2 यूनियन टेरिटरीज थी हमारे पास। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो है और जिसका ज्यूरिसडिक्शन उसको दिया गया है वहाँ तक ही रहता है। और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एक कॉमन हाई कोर्ट का उन जगहों के लिए रहता है जो उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कॉमन ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, तो उस हाई कोर्ट का जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के ऊपर अधिकार है कोई भी वो जजमेंट सुनाने का। पार्लियामेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये किसको पावर दी गई है कि एक हाई कोर्ट किसी डिस्प्यूट को, किसी अन्य स्टेट के डिस्प्यूट को सुन सकता है कि नहीं, ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं इसकी। ये कहता है कि जो जज है हाई कोर्ट का, इसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा और ये कंसल्टेशन लेने के बाद होगा। चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले इसमें होंगे और गवर्नर ऑफ द स्टेट रहेंगे। तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 217 ने साफ साफ लिखा है जब अपॉइंटमेंट होगा तो कौन कौन इंक्लूड कराया जाएगा। जज ऑफ द हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलके और गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ मिलके अपॉइंट करते हैं। और अगर हम किसी एक अपॉइंटमेंट करें एक जज का अदर दैन चीफ जस्टिस, ठीक है, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड। अदर दैन दिस कंसल्टेशन प्रोसेस की अगर बात करें, हाई कोर्ट जजेस को रिकमेंड किया जाता है कलेजियम सिस्टम पे। कलेजियम क्या है भाई? कलेजियम एक ऐसा सिस्टम है, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बने हैं, तो याद रखिएगा कॉलेजियम क्या है। कॉलेजियम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर जजेस होते हैं। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की और ट्रांसफ़र की तो यही कॉलेजियम डिसाइड करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और ट्रांसफ़र भी। और अगर हम बात करें कि क्या कोई मेंशन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, नो, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा। अगर हम अपने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है इसमें CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये माफ़ कीजिएगा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर जजेस। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, सीनियर मोस्ट जजेस। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने देखा कि इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये 3 जजेस केस जो डिफरेंट जजमेंट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के, 3 जजेस केस, तीनों को मिला के कॉलेजियम सिस्टम का बोल सकते हैं कि एक इवोल्यूशन हुआ। तो कॉलेजियम सिस्टम बहुत बार ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से, साथ ही साथ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिस पे वो लोग चूज़ करें कौन सा जज बनना चाहिए, कौन व्यक्ति और कौन किस व्यक्ति का ट्रांसफ़र होना चाहिए, कोई सिस्टम नहीं है जिस पे वो अपने डिसीजंस बेस करें। इस वजह से कॉलेजियम सिस्टम को बहुत बार कहा गया है कि ये हेल्दी सिस्टम नहीं है, ओपेक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसके बाद प्रपोजल इनिशिएट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से, अगर कंसल्टेशन प्रोसेस होता है तो। फिर उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट कोलीग्स होते हैं उसमें कॉलेजियम सिस्टम में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। रिकमेंडेशन फिर चीफ मिनिस्टर को जाती हैं जो गवर्नर को एडवाइस करते हैं, ऐसा पूरा सिस्टम है जिससे चलता है। फिर चीफ मिनिस्टर को जाती है क्या रिकमेंडेशन है, किनका अपॉइंटमेंट करना है, किनका ट्रांसफ़र करना है, वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि प्रपोजल यूनियन लॉ मिनिस्टर को आप भेजिए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं जिस तरह से पॉलिसी होती है चीफ जस्टिस की आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, और कॉलेजियम
एलिवेशन करना है किसी जज को, क्या बनाना है, वो यही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो एड हॉक जजेस क्या होते हैं, इनके बारे में आर्टिकल 224A में बताया गया है कि एड हॉक जजेस क्या होते हैं। इसमें एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का किसी भी स्टेट का किसी भी टाइम प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लेके किसी पर्सन को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हाई कोर्ट के जज बन जाइए, अगर काम बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। ये आपको समझ में होना चाहिए, इसका पूरा आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पुश किया है कि आप अपॉइंटमेंट रिटायर्ड जजेस का करिए एड हॉक जजेस के नाम पे, क्योंकि हमारे पास पेंडिंग केसेस बहुत हैं और हमारे पास इनफ जजेस नहीं हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। ओरली आउटलाइन किया गया है किस तरह की गाइडलाइंस होती हैं अपॉइंटमेंट की और फंक्शनिंग ऑफ एड हॉक जजेस, ओरली है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं दिया है। इसके बाद अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस का आर्टिकल 223 के अंतर्गत दिया है, सारी चीज़ों का प्रावधान है, बस आपको याद करना है, ठीक है। आर्टिकल 223 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एक जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑन एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस से बने हैं। ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस अगर हाई कोर्ट की वेकेंट हो जाती है, उनकी सीट पे कोई नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टेम्परेली अगर एब्सेंट हैं कुछ समय के लिए, या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज़ है, तब भी एक एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए जा सकते हैं। नाउ रिसेंटली शील लागू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।